नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एचपी पाठशाला पर स्वागत है। हम सभी लोग सॉइल साइंस के अंतर्गत प्रदूषण के प्रकार एवं पर्यावरण संरक्षण का टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो हम लोगों ने उसमें कल दोस्तों ध्वनि प्रदूषण के बारे में बात करी थी। तो अपने लेक्चर को आगे बढ़ाने से पहले पूर्व कुछ ज़रूरी चीज़ों को मैं आपको बता देता हूँ ताकि और अच्छे से आपको याद हो जाए। जैसे कि हमने कल बताया था कि भारत में स्वीकार्य ध्वनि प्रदूषण स्तर जो एग्जाम के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उनको एक बार फिर से समझ लीजिए। जैसे कि हमने बताया था कि औद्योगिक क्षेत्र के लिए दिन के समय 75 डेसिबल, वही रात के समय 70 डेसिबल रखा गया था, इस तरह निर्धारित किया गया है। जबकि व्यावसायिक क्षेत्र की अगर हम बात करें तो दिन के समय में 65 डेसिबल और रात के समय में 55 डेसिबल। वहीं आवासीय क्षेत्र के लिए दिन के समय में 55 डेसिबल और रात के समय में 45 डेसिबल। जबकि मौन वाले जो इलाके हैं जैसे कमरे हो गए, लाइब्रेरी हो गए, उनमें दिन के समय 50 और रात के समय में 40 डेसिबल रखा गया। क्रिटिकल लेवल 85, 80, 90 ये देखने को मिल सकता है आप लोगों को। तो 80 से 90 याद रखिए, कहीं कहीं पर आपको 90 देखने को मिलेगा, कहीं 85, कहीं 80 रहेगा। तो आप रेंज याद रख लीजिए कि 80 से 90 है। और जो शोर की तीव्रता किस में मापी जाती है? बेल में मापी जाती है। इसके अतिरिक्त कुछ और जरूरी चीज़ें हैं, जैसे कि देहरी में अगर आप प्रवेश कर रहे हैं, देहरी से प्रवेश कर रहे हैं, द्वार में प्रवेश करने की जो ध्वनि होती है 0 डेसिबल होती है। जो पत्तियों की सरसराहट होती है 10 डेसिबल के आसपास होती है। फुसफुसाहट की 30 डेसिबल। इसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सामान्य बातचीत करने की ध्वनि। तो हमने कल आपको बताया था कहीं कहीं पर आपको 35 से लेकर के 60 डेसिबल के आसपास देखने को मिलेगा, और एग्जैक्ट आप 60 डेसिबल याद रखिए। जोर से चिल्लाने की जो ध्वनि का स्तर है 90 डेसिबल है। फैक्ट्री के बॉयलर का 110 डेसिबल। वहीं असहनीय शोर 130 डेसिबल। और जेट के इंजन की आवाज़ को लेकर के प्रश्न पूछे जाते हैं तो 120 डेसिबल। यह इसकी ध्वनि प्रदूषण स्तर, ये कुछ जरूरी है, इनको याद रखना है। एक और अतिरिक्त जानकारी मैं आपको बता दे रहा हूँ, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में दिन के समय में 75 डेसिबल ध्वनि की तीव्रता स्तर निर्धारित किया गया था। अभी हमने पूर्व में बता भी दिया आपको कि दिन के समय में 75 और रात के समय में 70 डेसिबल। और हमारा कल का लेक्चर रेडियोधर्मी प्रदूषण पर समाप्त हुआ था। तो उसमें कुछ जरूरी चीज़ें जो जरूरी हैं मैं आपको उसको बता दे रहा हूँ एक बार फिर से। जैसे कि हमने कल एग्जाम पॉइंट्स नोट कराए थे, कौन कौन से एग्जाम के लिहाज से काफ़ी जरूरी बिंदु है, तो उसको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। रेडियोधर्मी प्रदूषण के मापन की इकाई क्या है? रोंटजन है। एक्स किरण की खोज किसने की? रोंजन ने की। नाभिकीय बमों के वायुमंडलीय विस्फोट के उपरांत जो रेडियोधर्मी पदार्थ के चूड़ जो धरती पर गिरते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसको न्यूक्लियर फॉलआउट कहा जाता है। वहीं अगर हम बात करें आयनिक विकिरण, आयनिक विकिरण दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है। आयनिक विकिरण का तात्पर्य क्या है? रेडियोधर्मी तत्व से है। और गैर आयनीकृत विकिरण स्रोत जो होते हैं वो क्या होते हैं? पराबैंगनी किरणें होती हैं। ये देखिए मैंने कल आपको अलग से नोट भी कराया था, इनको याद रखना है। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे कि आयनिक विकिरण के स्रोत क्या है? रेडियोधर्मी तत्व हैं। ये देखिए गैर आयनीकृत विकिरण के स्रोत क्या है? पराबैंगनी किरणें। जो गैर आयनीकृत विकिरण के स्रोत अगर पूछा जाता है तो पराबैंगनी किरणें होंगी। वहीं आयनिक विकिरण के स्रोत रेडियोधर्मी तत्व कहलाएंगे। भारत की अगर हम बात करें, भारत में कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर सर्वाधिक रेडियोधर्मी प्रदूषण देखने को मिलता है? केरल राज्य है। जबकि कौन सा एक ऐसा प्रदूषण है जो स्वयं में प्रदूषण कारक एवं प्रदूषक दोनों है? तो रेडियोधर्मी प्रदूषण। वहीं जो ग्लोबल वार्मिंग के फलस्वरूप जलवायु में होने वाले परिवर्तन का मापन कैसे किया जाता है? तो रेडियो एक्टिव फोर्सिंग के द्वारा किया जाता है। जीरोडर्मा पिगमेंटोसिस नामक बीमारी जो है किस प्रकार के विकिरण के प्रति संवेदनशील व्यक्तियों को होती है? तो पराबैंगनी विकिरण के प्रति। मैंने इसको बताया था कैसे याद रखना है। जीरोडर्मा पिगमेंटोसिस को याद कैसे रखना है? पा से पिगमेंटोसिस और पा से पराबैंगनी कीड़े, तो पराबैंगनी विकिरण है, तो आसानी से चीज़ें याद रहेंगी। तो ये थे कुछ एग्जाम के लिहाज से जरूरी बिंदु। और कुछ घटनाएं हैं जो आपको याद रखनी की, जैसे 26 अप्रैल 1986 को रूस में चेरनोबिल घटना हुई थी। भोपाल के मध्य प्रदेश के जो भोपाल इलाका है वहाँ पर यूनियन कार्बाइड कीटनाशक संयंत्र के टैंक 610 में 2 दिसंबर 1984 को मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का स्राव हुआ था। ये कुछ जरूरी बातें, इनको याद रखनी है। अब हम आगे बात करेंगे, यहाँ से आज का हमारा लेक्चर यहाँ से दोस्तों आरंभ हो रहा है। तो थर्मल पोल्यूशन पर हमने अपनी क्लास समाप्त की थी। तो थर्मल पोल्यूशन क्या होता है? किसी जल निकाय अथवा वायुमंडल के तापमान का बढ़ना, किसी जल निकाय या फिर वायुमंडल के तापमान का बढ़ना या घटना क्या कहलाता है? थर्मल पोल्यूशन कहलाता है। ई अपशिष्ट क्या होते हैं? ई अपशिष्ट से संबंधित जरूरी चीज़ों पर बात करते हैं कि ई वेस्ट पोल्यूशन क्या है।
उपयोग के बाद बेकार एवं निरर्थक हो चुके इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को ई अपशिष्ट कहा जाता है। ई अपशिष्ट किसे कहा जाता है? जो इलेक्ट्रिकल होते हैं, जो इलेक्ट्रिक चीज़ें होती हैं, उनके जो अपशिष्ट होते हैं, उनकी जो खराब चीज़ें होती हैं, उसको क्या कहा जाता है? ई अपशिष्ट की संज्ञा दी जाती है। तो इसको याद रखना है, ई अपशिष्ट किसे कहा जाता है? जो इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का जो अपशिष्ट होता है वो क्या होता है? ई अपशिष्ट होता है। वर्तमान समय में तीव्र जनसंख्या वृद्धि, आधुनिक जीवन शैली तथा लोगों की क्रय शक्ति क्षमता के कारण भारत ई अपशिष्ट डंपिंग का केंद्र बनता जा रहा है। ई वेस्ट उत्पादन में महाराष्ट्र का प्रथम स्थान है। तो ई वेस्ट कचरा जो उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है? तो महाराष्ट्र राज्य का प्रथम स्थान है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान है। तो ये याद रखना है कि उत्तर प्रदेश का ई वेस्ट जो पोल्यूशन है उसमें कौन सा योगदान है, कौन सी इसकी रैंकिंग है? तो द्वितीय है। ई वेस्ट उत्पादन में उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान है। ठीक है, ई वेस्ट उत्पादन में महाराष्ट्र का प्रथम स्थान है तथा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश का द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ स्थान है। दोस्तों ये याद रखना है। ये ऐसे है, इसको फिर से समझते हैं। ई वेस्ट उत्पादन में महाराष्ट्र का कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। तो अगर आपसे पूछा था कि ई वेस्ट उत्पादन में कौन सा राज्य का प्रथम स्थान है? तो महाराष्ट्र का है। तथा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश का जो तमिलनाडु है दोस्तों, इसकी रैंकिंग कितनी कौन सी? द्वितीय है। वहीं आंध्र प्रदेश का तृतीय स्थान है, जबकि उत्तर प्रदेश का चतुर्थ स्थान है। तो यूपी का द्वितीय स्थान नहीं दोस्तों, यूपी का उत्पादन में कौन सा स्थान है? चतुर्थ स्थान है। तो ई वेस्ट उत्पादन में प्रथम स्थान महाराष्ट्र का है, तमिलनाडु का क्रमशः द्वितीय स्थान है, आंध्र प्रदेश का तृतीय और उत्तर प्रदेश का चतुर्थ स्थान है। शहरों में क्रमशः मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु जो कुछ शहर हैं, बड़े शहर हैं जो ई वेस्ट का उत्पादन करते हैं। अगला हमारा प्लास्टिक प्रदूषण। प्लास्टिक प्रदूषण क्या है? पॉलीथीन मूलतः, अच्छा पॉलीथीन देखते हैं जो जैसे हम घरों में सब्जियां दुकान से खरीद के लाते हैं या कोई सामान लाते हैं तो पॉलीथीन में मिलता है। पॉलीथीन में कभी कभी हम सभी लोग खाना जो घर का बचा हुआ होता है उसको फेंक देते हैं, जानवर वो खा लेते हैं। दोस्तों वो क्या करते हैं? पॉलीथीन से जानवर निकाल नहीं पाते हैं और वो ऐसे खा लेते हैं तो उनके पेट में वो सड़ती गलती नहीं, जिससे वो क्या हो जाते हैं? बीमार पड़ जाते हैं और अंततः उनकी मृत्यु ही होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। तो पॉलीथीन मूलतः कार्बन एवं हाइड्रोजन के अणुओं के मिलने से बनता है। पॉलीथीन का निर्माण कैसा होता है? आमतौर पर कार्बन एवं हाइड्रोजन के अणुओं के मिलने से इसका निर्माण होता है। यह एथिलीन C2H4 का पॉलीमर बहुलक होता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है तो इसको याद रखना है। बाकी भले आप याद न रखें, इसमें प्लास्टिक प्रदूषण में जो पॉलीथीन होती है किसकी? एथिलीन C2H4 का पॉलीमर बहुलक होती है, ये याद रखना है। पॉलीथीन किसका बहुलक होती है? तो एथिलीन C2H4 का पॉलीमर बहुलक होती है। आगे बात करते हैं, इसकी खोज इटली के रसायन शास्त्री गैलियो नत्ता, जर्मनी के कार्ल जिगलर द्वारा वर्ष 1953 में की गई थी। तो इसकी खोज इटली के रसायन शास्त्री गैलियो नत्ता हैं और जर्मनी के जो कार्ल जिगलर हैं इनके द्वारा वर्ष 1953 में करी गई थी। अगला हमारा है दोस्तों अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा टॉपिक हमारा अगला है। अगला टॉपिक हमारा क्या है? अम्ल वर्षा है। तो अम्ल वर्षा के बारे में अगर हम बात करें, जब वर्षा के जल में अम्लों की मात्रा बढ़ जाती है तो इसे अम्ल वर्षा के नाम से जाना जाता है। वह जो वर्षा का जल होता है उसमें अगर एसिड की मात्रा जब बढ़ने लगती है तो उसको क्या कहा जाता है? वर्षा के नाम से, अम्ल वर्षा के नाम से जाना जाता है। सामान्य तौर पर ऐसी वर्षा जिसका pH मान 5 या 6 से कम होता है अम्ल वर्षा कहा जाता है। उल्लेखनीय है कि शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। जो प्योर वाटर होता है उसका pH मान कितना होता है? 7 होता है। वर्षा का जल भी पूर्णतः शुद्ध नहीं होता क्योंकि वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड वर्षा के जल में घुल करके कार्बोनिक अम्ल किसका निर्माण करते हैं? H2CO3 का निर्माण करते हैं। जो वर्षा का जल होता है दोस्तों, ध्यान देने वाली बात है कि जब बारिश होती है तो उसका जो जल होता है वो पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होता है, क्योंकि जो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित रहती है जल उसमें क्या होता है? घुल जाता है। घुल करके क्या बनाता है? कार्बोनिक अम्ल, जिसका सूत्र क्या है? H2CO3 का निर्माण करती है। जो है कार्बोनिक अम्ल होता है वर्षा के जल को क्या करता है? थोड़ा अम्लीय रूप दे देता है। यह कार्बोनिक अम्ल वर्षा के जल को थोड़ा अम्लीय रूप दे देता है। वातावरणीय प्रदूषण, औद्योगिक निस्सृतों, प्रकृति में होने वाली विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड गैसें वायुमंडल में पहुंचकर ऑक्सीजन और बादल के जल के साथ रासायनिक अभिक्रियाएं करते हैं। क्रमशः सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बना करके वर्षा के साथ पृथ्वी पर गिरते हैं। तो दोस्तों
इसको याद रखना है कि अम्ल वर्षा में कौन कौन से अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो एक तो हो गया आपका सल्फ्यूरिक अम्ल, दूसरा हो गया आपका नाइट्रिक अम्ल। ये दोनों कारक दोस्तों अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार रहते हैं। अम्ल की जमाव की अगर हम बात करें, एक हो गया आर्द्र मौसम और शुष्क मौसम में। तो आर्द्र जमाव जो वर्षा, कोहरा या बर्फ के द्वारा होता है, जबकि जो शुष्क जमाव होता है वायु द्वारा बहाकर लाए गए कणों के द्वारा होता है, अम्लीय गैसों के द्वारा होता है शुष्क जमाव। अम्ल वर्षा वह परिस्थिति है जिससे वायु में उपस्थित प्रदूषणकारी रसायनों की प्रतिक्रिया से प्राकृतिक वर्षा का जल अम्लीय हो जाता है। वर्षा के जल को अम्लीय बनाने के लिए मुख्यतः सल्फर डाइऑक्साइड SO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रस ऑक्साइड N2O उत्तरदायी होते हैं। तो वो अम्लीय वर्षा के लिए जो मेन रूप से सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, आपका नाइट्रिक अम्ल हो गया, इनको याद रखें, यही दोस्तों प्रश्नों में पूछे जाते हैं। आगे बात करते हैं अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा दोस्तों, अगला हमारा बिंदु है कि पॉल्यूएंट्स क्या हैं, इनको समझते हैं थोड़ा। रासायनिक व अन्य पदार्थ जो पर्यावरण के प्राकृतिक संतुलन को विक्षुब्ध करते हैं क्या कहलाते हैं? प्रदूषक कहलाते हैं। प्रदूषक किसे कहा जाता है? पॉल्यूएंट्स क्या होते हैं कि रासायनिक व अन्य पदार्थ जो पर्यावरण के प्राकृतिक संतुलन को विक्षुब्ध करते हैं, प्रदूषक कहलाते हैं। सरकार ने पर्यावरण को अनिम्नीकरणीय प्रदूषक पारिस्थितिकी तंत्र में गुणवत्ता सुधारने की दृष्टि से पर्यावरण संरक्षण अधिनियम वर्ष 1986 पारित किया है। तो ये आपको संरक्षण अधिनियम याद रखना है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ है? वर्ष 1986 में पारित हुआ। अनिम्नीकरणीय प्रदूषक पारिस्थितिकी तंत्र में प्रदूषक जैव क्रियाओं को आरंभ, उद्दीपित अथवा समाप्त कर सकते हैं और इन क्रियाओं की क्षमता में परिवर्तन लाते हैं। इसके फलस्वरूप अंततः पारिस्थितिकी तंत्र में अवांछनीय परिवर्तन होने लगते हैं। प्रदूषक के वर्ग कौन कौन से? क्लासेस ऑफ पॉल्यूएंट्स। प्रदूषक के दो प्रमुख वर्ग कौन कौन से हैं? एक हो गया जो नॉन डिग्रेडेबल होता है दोस्तों, और एक होता है बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूएंट्स होता है। कहने का तात्पर्य एक होता है अनिम्नीकरणीय और एक होता है निम्नीकरणीय प्रदूषक। इनको दो भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से दो भाग हैं? पहला हो गया हमारा अनिम्नीकरणीय, पहला कौन सा हो गया? अनिम्नीकरणीय। दूसरा हो गया हमारा निम्नीकरणीय। ये हो गया। तो प्रदूषक के वर्ग कौन कौन से हो गए? दो भागों में इनको बांटा गया, मेनली दो भागों में बांट सकते हैं। एक हो गया अनिम्नीकरणीय, दूसरा हो गया निम्नीकरणीय। अनिम्नीकरणीय प्रदूषक कौन कौन से हैं? अनेक पदार्थ जो अपशिष्ट अथवा रद्दी के रूप में फेंक दिए जाते हैं, जैसे एल्युमिनियम के डिब्बे, कांच, प्लास्टिक, पारे के यौगिक, DDT, ना तो स्वयं गलते और ना ही सूक्ष्म जीव को इनको अपघटित कर पाते हैं। इनके पुनः चक्रण रिसाइकलिंग के लिए कोई भी प्राकृतिक क्रियाविधि मैकेनिज्म नहीं। अनिम्नीकरण जो नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूएंट्स होते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों? कुछ है मोटे तौर पर अगर हम समझने की बात करें तो कुछ ऐसे पदार्थ जिनको मिट्टी में कचरे के तौर पर फेंका जाता है और वो आसानी से सड़ते गलते नहीं, काफ़ी लंबे समय तक बने रहते हैं, जिनके अपने नुकसान होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? अनिम्नीकरणीय प्रदूषक कहा जाता है। अगर इसके कुछ उदाहरण की बात करें तो कांच हो गया, प्लास्टिक हो गया, DDT हो गया, ये सभी क्या हैं? कुछ बहुत ही जरूरी उदाहरण है दोस्तों जो अनिम्नीकरणीय प्रदूषक के रूप में जाने जाते हैं। अच्छा, ये पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अनिम्नीकरणीय प्रदूषक है या निम्नलिखित में से कौन सा एक निम्नीकरणीय प्रदूषक है? ऐसे पदार्थों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए दो उपाय हैं। ऐसे पदार्थों का उपयोग कानून द्वारा प्रतिबंधित किया जाए या फिर इनके स्थान पर पारिस्थितिकी सौहार्द इको फ्रेंडली वाले पदार्थों का उपयोग किया जाए। जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक क्या है? बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूएंट्स क्या होते हैं? ये दोस्तों घरेलू वाहित मल, कपड़ा, कागज, लकड़ी आदि व्यर्थ पदार्थों का सूक्ष्म जीवों द्वारा आसानी से अपघटन हो जाता है। मोटे तौर पर अगर हमें समझने की बात करें तो जो बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूएंट्स वो होते हैं जैसे मिट्टी में हम जो चीज़ें फेंक दें और आसानी से वो सड़ गल जाए, जैसे हमारा कागज हो गया, या कभी कभी हम क्या करते हैं बचा हुआ खाना डालते हैं, या फिर कोई व्यर्थ पदार्थ हो गया, लकड़ी का चूरा हो गया, कपड़े हो गए, ये सभी क्या आसानी से सड़ जाते हैं मिट्टी में, तो इन्हें जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक कहा जाता है। यह बात ध्यान रखने वाली है कि जब ये पदार्थ बहुत अधिक मात्रा में एकत्रित हो जाते हैं तब इनका अपघटन कठिन हो जाता है। केवल एकत्र ही नहीं बल्कि खाद्य श्रृंखला द्वारा एक पोषी स्तर में इनकी सांद्रता बहुत अधिक हो जाती है।
ध्यान देने वाली बात यह है कि जब इनकी मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है तो इनका अपघटन आमतौर पर नॉर्मल की अपेक्षा कठिन होने लगता है। केवल एकत्र ही नहीं होते बल्कि खाद्य श्रृंखला के द्वारा एक पोषी स्तर में, जो एक खाद्य श्रृंखला की अगर बात करें तो इनके एक पोषी स्तर पर इनकी जो सांद्रता होती काफ़ी हो जाती है, जिसे क्या कहा जाता है, बायोमैग्नीफिकेशन कहा जाता है। तो बायोमैग्नीफिकेशन होता है कि किसी एक पोषी स्तर पर बहुत अधिक पदार्थों की सांद्रता को क्या कह सकते हैं, बायोमैग्नीफिकेशन कह सकते हैं। ठीक है, इस प्रक्रिया में प्रदूषक अन्य पदार्थों से मिलकर अविशाल यौगिक टॉक्सिक कंपाउंड बना लेते हैं, जो तंत्र को मुख्यतः जीवधारियों को पूर्णतः नष्ट कर देते हैं। तो दोस्तों अनिम्नीकरणीय और निम्नीकरणीय इनको याद रखना इंपॉर्टेंट है। वायु प्रदूषक क्या है? प्रदूषकों को विभिन्न तरीकों से वर्गीकृत किया जा सकता है। उत्पत्ति के अनुसार इन्हें दो प्रकारों में बांट सकते हैं। एक हो गया प्राथमिक प्रदूषक और दूसरा हो गया द्वितीयक प्रदूषक। तो प्राथमिक प्रदूषक क्या है? प्राथमिक प्रदूषक क्या है दोस्तों? ये सीधे वातावरण में मौजूद स्रोतों से हानिकारक रूप से उत्सर्जित होते हैं। ये उदाहरण के लिए ज्वालामुखी विस्फोट हो गया, आग हो गया, या फिर कुछ मानवजनित मूल वाहन जैसे कार्बन मोनोडाइऑक्साइड हो गए, ये प्राथमिक प्रदूषक हो गए। वहीं द्वितीय प्रदूषक ये वातावरण में रासायनिक या प्रकाश रासायनिक प्रतिक्रियाओं के कारण प्राथमिक प्रदूषकों से प्राप्त होते हैं। प्राथमिक प्रदूषक जो होते हैं दोस्तों, ये सीधे तौर पर वातावरण में मौजूद रहते हैं, जैसे कि जो यातायात वाहन होते हैं उनसे कार्बन मोनोडाइऑक्साइड गैस निकलती है, या जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो उसमें अत्यधिक हानिकारक गैसों का स्राव होता है। ये सभी हो गए कुछ प्राथमिक प्रदूषक के उदाहरण। द्वितीयक प्रदूषक क्या होते हैं? ये प्राथमिक प्रदूषकों से क्रियाओं के फलस्वरूप बनते हैं। यह कह सकते हैं कि प्राथमिक प्रदूषकों से प्राप्त होते हैं, इनसे प्राप्त होते हैं तो क्या होते हैं? द्वितीयक प्रदूषक होते हैं। वायु के साथ प्रतिक्रिया करने के बाद ये खतरनाक हो जाते हैं। द्वितीयक जो प्रदूषक होते हैं इसमें सबसे अच्छी तरह से ज्ञात कुछ गैसें हैं जो निचले वायुमंडल में प्रकाश रासायनिक प्रतिक्रियाओं द्वारा संश्लेषित होती हैं। इन प्रतिक्रियाओं में प्राथमिक उत्सर्जित रसायन हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन के गैसीय ऑक्साइड, जिसे नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये कुछ इसके उदाहरण हैं। इसका मूल वातावरण में प्राथमिक उत्सर्जन के बीच अन्योन्य क्रिया में निहित होता है। प्राथमिक उत्पाद कार्बन मोनोडाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, कणिका पदार्थ जो धूल, राख, नमक, ये सभी इसके कुछ प्राथमिक उत्पाद हैं। द्वितीयक उत्पाद कौन कौन से हो गए? पैन हो गया, फोटोकेमिकल स्मॉग हो गया, फॉर्मल्डिहाइड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सब क्या है? द्वितीयक उत्पाद है। इनको याद रखना है दोस्तों। तो प्राथमिक उत्पाद कौन कौन से हो गए? कार्बन मोनोडाइऑक्साइड हो गए, हाइड्रोकार्बन हो गए, धूल, राख के कण, नमक के कण, ये सभी क्या है? प्राथमिक उत्पाद है। जबकि द्वितीयक उत्पाद कौन कौन से? पैन हो गया, जिसे पराक्सी एस्टाइल नाइट्रेट कहा जाता है, ओजोन हो गया, फोटोकेमिकल स्मॉग हो गया, फॉर्मल्डिहाइड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड, इसको याद रखना है खासकर, ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पैन और ओजोन ये क्या है? द्वितीयक उत्पाद हैं। इसको प्राथमिक उत्पाद में नहीं शामिल करना है। कन्फ्यूजन हो सकता है कि जैसे कार्बन मोनोडाइऑक्साइड जो है वो प्राथमिक उत्पाद है तो ओजोन भी हो सकती है, नहीं, ओजोन द्वितीयक उत्पाद में शामिल है। और पैन पैराक्सी एस्टाइल नाइट्रेट है, जबकि फोटोकेमिकल स्मॉग, फॉर्मल्डिहाइड और सल्फ्यूरिक एसिड ये द्वितीय उत्पाद में शामिल है। तो ध्यान देकर चीज़ों को पढ़ना है। बायोमैग्नीफिकेशन अभी हमने मोटे तौर पर बात की थी, आइए थोड़ा समझते हैं। एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें खाद्य श्रृंखला में ऊपर की ओर बढ़ने पर जहरीले जो पदार्थ होते हैं इनकी सांद्रता बढ़ती जाती है। बायोमैग्नीफिकेशन क्या होता है? एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें खाद्य श्रृंखला में जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते रहते हैं तो जहरीले पदार्थों की सांद्रता क्या होती है? बढ़ती जाती है। जब कोई जीव प्रदूषित वातावरण से विषाक्त पदार्थों को ग्रहण करता है तो ये पदार्थ उसके शरीर में जमा हो जाते हैं, क्योंकि वे मेटाबोलाइज या उत्सर्जन नहीं हो पाते हैं। जब इस जीव को कोई दूसरा जीव खाता है तो विषाक्त पदार्थों की सांद्रता और बढ़ जाती है। यह प्रक्रिया खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक उच्च स्तर पर दोहराई जाती है, जिसके परिणामस्वरूप शीर्ष शिकारी में विषाक्त पदार्थों का उच्चतम स्तर हो जाता है। जैव आवर्धन के कुछ सामान्य उदाहरण हैं, जैसे कि डीटीटी हो गया, डीडीटी हो गया, पारा हो गया, पीसीबीएस हो गया। तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? जैव बायोमैग्नीफिकेशन के कुछ उदाहरण याद रखने हैं। डीडीटी, पारा, पीसीबीए क्या है? बायोमैग्नीफिकेशन के उदाहरण हैं। डीडीटी क्या है दोस्तों? यह कीटनाशक पक्षियों में प्रजनन संबंधी समस्याओं के कारण बनता है, खासकर शिकारी पक्षियों में। तो डीडीटी जो है एक कीटनाशक पक्षियों में प्रजनन संबंधी समस्याओं को उत्पन्न कर देता है। मरकरी मछली में जमा हो जाती, मनुष्यों में तंत्रिका संबंधी समस्याओं का कारण बन सकता है। अच्छा, मरकरी के कारण, इन सबके कारण होने वाले रोगों के बारे में पूर्व के लेक्चर में हम बात कर चुके हैं। पीसीबीएस ये औद्योगिक रसायन समुद्री स्तनधारियों और अन्य जीवों में जमा हो जाते हैं और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं
पैदा करते हैं। जैसे यहाँ पर मरकरी का उल्लेख हुआ है, तो पूर्व के लेक्चर में दोस्तों विभिन्न प्रकार के जो तत्व हैं, हानिकारक तत्व हैं, उनके माध्यम से जो रोग उत्पन्न होते हैं, हम पूर्व के लेक्चर में अच्छे से बात कर चुके हैं। तो आप जा करके पूर्व का लेक्चर देख सकते हैं। वैसे मैं फिर से यहाँ पर एक बार बताया दे रहा हूँ, जैसे कि आर्सेनिक के कारण कौन कौन से रोग होते हैं, कुछ जो इम्पोर्टेंट है उनके बारे में फिर से बताया दे रहा हूँ। आर्सेनिक के बारे में दोस्तों बहुत पूछा जाता है। आर्सेनिक की अगर हम बात करें, आर्सेनिक से कौन कौन से रोग होने की संभावना है। पहला तो हो गया ब्लैकफुट रोग, बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लैकफुट रोग। पहला हो गया ब्लैकफुट रोग। दूसरा हो गया हाइपर केराटोसिस, हाइपर केराटोसिस। हाइपर केराटोसिस और आंतरिक अंगों में कुछ कैंसर। तो ब्लैकफुट इनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जिसको याद रखना है। कैडमियम की बात करें, कैडमियम, कैडमियम से कौन कौन से रोग होने की संभावना होती है। इटाई हो गया, इटाई रोग बहुत ज़्यादा पूछा गया है। इटाई रोग, ये दोस्तों यूपी टेट का तो फेवरेट क्वेश्चन रहा है। इटाई रोग हो गया। ग्लूकोसूरिया हो गया, ग्लूकोसूरिया, ग्लूकोसूरिया हो गया। प्रोटीनूरिया हो गया। और जो क्रोमियम है आपका कैंसर कारक है, जो कार्सिनोजेनिक भी कहा जाता है। मरकरी के कारण कौन सा रोग होता है दोस्तों, जिसे पारा भी कहते हैं। मरकरी के कारण कौन सा रोग होता है। मरकरी के कारण मिनीमाता रोग होता है। मरकरी के कारण क्या होता है, मिनीमाता रोग हो जाता है। तो ये कुछ जरूरी चीज़ें थी जो मैंने बता दिया। अच्छा, लेड शीशा है तो इसकी जैसे नपुंसकता हो गई, इंसेफेलोपैथी हो गया, स्नायु औपचारिक विकार जो होते हैं कुछ हो जाते हैं, तो उनको याद रखना है। मैंने एक चार्ट के द्वारा पढ़ाने से पहले भी बताया था कि प्राथमिक प्रदूषक और द्वितीयक जो स्वरूप के आधार पर अगर हम प्रदूषक वर्ग अगर उनके विभाजन की बात करें, तो प्राथमिक प्रदूषक में डीडीटी, प्लास्टिक, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोडाइऑक्साइड प्राथमिक प्रदूषक में शामिल होते हैं। वहीं द्वितीयक प्रदूषक में पैन हो गया, अमोनिया हो गया, ओजोन हो गया, ये सभी दोस्तों द्वितीयक प्रदूषक में शामिल है। ये देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। तो इसमें एक और नोट कर लीजिए, अमोनिया। अमोनिया क्या, अमोनिया और ओजोन, इसको साथ में नोट कर लीजिए। अमोनिया, ओजोन द्वितीयक प्रदूषक के उदाहरण है। और पैन हो गया, जिसे परऑक्सी स्टाइल नाइट्रेट कहा जाता है, ये द्वितीयक उत्पाद हो गए, या फिर द्वितीयक प्रदूषक भी इसको कह सकते हैं। क्या है, द्वितीयक प्रदूषक। और ये प्राथमिक प्रदूषक है। ठोस कणकीय प्रदूषक कौन कौन से होते हैं। एरोसॉल हो गया, पीएम, फ्लाई ऐश, एसपीएम, ये सभी ठोस कणकीय प्रदूषक होते हैं। ये मैंने चार्ट जो वीडियो का शुरुआत पहला लेक्चर है उसमें ही अच्छे से चार्ट बना के मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। फिर पढ़ने के बाद दोस्तों इन सबसे ज़रूरी जो क्वेश्चंस हैं उनको भी करेंगे हम सभी लोग। ये टॉपिक काफ़ी लंबा रहने वाला है, तो धैर्य के साथ पढ़ते रहेंगे। कुछ मेजर पॉल्यूएंट्स हैं, उनकी बात कर लेते हैं। मुख्य प्रदूषक कौन कौन से हैं। पर्यावरण में पाए जाने वाले कुछ मुख्य प्रदूषकों का वर्णन आगे करते हैं। गैसेस, जो गैसें हैं वो क्या है, कार्बन मोनोडाइऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड जैसे कि NO, NO2, हेलोजन गैसें, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अमोनिया, ये सभी क्या है, कुछ मेजर प्रदूषक हैं। कणकीय पदार्थों में जो धूल, कज्जल, बजरी, कंकड़ इत्यादि हो गया। अम्ल की बूंदों की अगर हम बात करें, सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, नाइट्रिक अम्ल हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। धातुओं में क्रोमियम,
लेड, जिंक, मरकरी, निकेल, कैडमियम, कॉपर, आयरन। कृषि रसायन जो एग्रोकेमिकल्स हैं, कीटनाशक हो गया, शाकनाशी, खरपतवारनाशी, पीड़कनाशी, ये सभी क्या है प्रदूषण फैलाने का कार्य करते हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंस की बात करें, बेंजीन, बेंजपायरिन, एल्किल बेंजीन, सल्फोनेट, एबीएस, ये सभी कुछ कार्बनिक पदार्थ हैं। प्रकाश, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। प्रकाश रासायनिक ऑक्सीकारक, इसमें कौन कौन से? ओजोन, पराक्सी स्टील नाइट्रेट जिसे पैन भी कहा जाता है, एथिलीन, ये क्या है प्रकाश रासायनिक ऑक्सीकारक है। प्रकाश रासायनिक ऑक्सीकारक में ओजोन, पैन, एथिलीन ये शामिल है। रेडियो एक्टिव पदार्थ, यूरेनियम, प्लूटोनियम, स्ट्रांसियम, आयोडीन और ध्वनिक अथवा शोर, ये दोस्तों पूर्व के लेक्चर में हम लोगों ने अच्छे से इस पर बात कर ली, तो उसको भी देख सकते हैं आप, मैंने बताया हुआ है। रेडियो एक्टिव पदार्थों में तो हमने विस्तार पूर्वक अभी हमने रिवीजन भी करा और कल के लेक्चर में भी अच्छे से बात किया उस पर। प्रदूषक के प्रभाव, जीव उपयोगी पदार्थों के स्रोतों की हानि, मनुष्य की कार्य क्षमता में कमी, फसलों एवं वनों की हानि, जलवायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण के कारणों में फसलों की पैदावार में कमी। कई अनेक प्रकार के प्रदूषण के कारण फसल की पैदावार प्रभावित होती है। इमारतें, धातु, कपड़ा, रंग रोगन आदि को हानि पहुंचती है। पृथ्वी के वातावरण में प्रदूषक के निरंतर एकत्र होने से यह रहने योग्य नहीं रहता है। असंतुलित वातावरण में रहने से मनुष्य को दमा, कैंसर, तपेदिक चर्म रोग आदि बीमारियां बढ़ रही हैं, जिनके कारण मृत्यु दर में निरंतर वृद्धि हो रही है। पर्यावरण असंतुलित होने के कारण ग्रीष्म, शरद व वर्षा ऋतुओं के समय जो चक्र रहते हैं परिवर्तित होते रहते हैं। प्रदूषण के कारण तापमान में वृद्धि हुई है। इसके फलस्वरूप हिमनद पिघल रहे हैं और नदियां तथा मैदानी क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा बढ़ रहा है। प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहे हैं, जिससे अनेक वन्य जातियों के विलुप्त होने का खतरा निरंतर बढ़ रहा है। दोस्तों, विभिन्न प्रकार के प्रदूषण, वायु प्रदूषण, इसमें दोस्तों हालांकि मैंने पूर्व के लेक्चर में हम लोगों ने विभिन्न प्रकार के प्रदूषण पर अच्छे से बात की हुई है, लेकिन कुछ और अतिरिक्त जानकारी है जहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, उसको भी पढ़ लेते हैं। तो वायु प्रदूषण के कारण कुछ अतिरिक्त जानकारी की अगर हम बात करें, एक अनुमान के अनुसार वायुमंडल में प्रतिवर्ष 1×10⁻12 टन पदार्थ उत्सर्जित होते हैं, जिनमें से केवल मानव गतिविधियों के कारण करीब 5×10⁸ टन पदार्थ वायुमंडल में आते हैं। वायु प्रदूषक के कुछ प्रमुख वर्ग, कार्बन की ऑक्साइड, कार्बन मोनोडाइऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। सल्फर की ऑक्साइड की अगर हम बात करें, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड हो गया। नाइट्रोजन की ऑक्साइड की अगर हम बात करें, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये कुछ वायु प्रदूषक के वर्गों के ऑक्साइड हैं। वाष्पशील कार्बनिक पदार्थ इंपॉर्टेंट है, मेथेन हो गया, बेंजीन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। प्रकाश रासायनिक ऑक्सीकारक कौन कौन से हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ओजोन, पैन, हाइड्रोजन परऑक्साइड, एथिलीन। निलंबित कण कौन कौन से हैं? ठोस, धूल, कज्जल, लेड, एस्बेस्टॉस, सूक्ष्म बूंदे, अम्ल, तेल, पीड़कनाशी। तो इसमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों? इसको याद रखना है आपको, प्रकाश रासायनिक ऑक्सीकारक और वाष्पशील कार्बनिक पदार्थ। द पाई चार्ट illustrates द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर पोल्यूएंट्स विद द फॉलोइंग परसेंटेज। कुछ परसेंटेज इसको देख लीजिए। कार्बन मोनोडाइऑक्साइड 45%, नाइट्रोजन ऑक्साइड 16%, सल्फर ऑक्साइड 19%, हाइड्रोकार्बन्स 13%, पार्टिकुलेट्स मैटर 7%। तो जो कार्बन मोनोडाइऑक्साइड वो 45% सर्वाधिक है, इसको याद रखें। नाइट्रोजन ऑक्साइड 16%, सल्फर ऑक्साइड जो सल्फर ऑक्साइड्स है वो 19%, हाइड्रोकार्बन 13%, पार्टिकुलेट मैटर 7%। तो इसको जो ज़्यादा है इसको याद रखें, कार्बन मोनोडाइऑक्साइड 45% है। कार्बन के ऑक्साइड कौन कौन के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं, पढ़ लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण जीवों के श्वसन तथा जीवाश्मी ईंधन के दहन से होता है। श्वसन में वियुक्त कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण में कर लिया जाता है, अतः यह वातावरण में एकत्र नहीं होती, परंतु जीवाश्मी ईंधन के दहन से बहुत बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। इसी कारण वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ती है। ऐसा अनुमान है कि हमारे देश में केवल ऊष्मीय तापघरों से ही ये 50×106 टन। दोस्तों ये कुछ थोड़ा आंकड़ा गलत है, इसको छोड़ देते हैं, मैं देख करके बता दूंगा आपको। इतना अनुमान वगैरह इतना पूछा नहीं जाएगा, तो बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है।
बाकी मैं ये आंकड़ा दोस्तों बता दूंगा, टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा। कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में वृद्धि से वायुमंडल के चारों ओर इसका एक आवरण बन जाता है, जो पृथ्वी द्वारा अवशोषित सूर्य की ऊष्मा को बाहर निकालने से रोकता है। इसके कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हुई है। कार्बन डाइऑक्साइड का यह प्रभाव ठीक उसी तरह है जैसा कि ग्रीन हाउस गैस में कांच की दीवारों का होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव अथवा पौधाघर प्रभाव, इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कहा जाता है। तो आज का लेक्चर दोस्तों यहीं तक रखते हैं। बाकी हम सभी लोग कार्बन मोनोऑक्साइड से कल के लेक्चर में बात करेंगे। धन्यवाद।